हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस उत्कर्ष। मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक जो हमारे जीएस पेपर 2 और साथ ही साथ हमारे जीएस पेपर 4 और हां हमारे एसए पेपर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसका नाम है द डॉक्ट्रिन्स। जनरली जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो हम केस लॉज, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन्स पर हमारा फोकस नहीं जाता और यूपीएससी इसी चोक पॉइंट्स पर, इसी एक नर्व सिस्टम पर आज डेट में हिट कर रही है। हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, द मैकेनिक्स ऑफ जस्टिस। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ने वाले हैं और यहां पर लिखा हुआ है मैकेनिक्स ऑफ जस्टिस। यस, बात वही सेम है। मैं डॉक्ट्रिन्स बोलूं यानी कि सिद्धांत बोलूं तो उसका जो डायरेक्ट इंप्लीकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरफ होता है, वो होता है जुडिशरी के यूजेज को लेकर कि जुडिशरी कौन से सिद्धांतों का इस्तेमाल करे, जुडिशरी कौन से डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल कर रही है जस्टिस मैकेनिज्म को या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं, लेकिन हमारा जो आज का एजेंडा है, जो हमें आज के इस सेशन में समझना है, वो है सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, फिर होगा हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और फिर हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस एक बात समझ लेना कि हम पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए डॉक्ट्रिन्स की, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म, कलरेबल लेजिस्लेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, इन डिटेल। ठीक है, तो आइए अभी शुरुआत करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, दैट इज विथ द कॉन्सेप्ट नोन एज फ्रिक्शन। ओके, सो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए, यहां पे एक टर्म यहां पर मेंशन किया गया है, वो क्या है? द प्रिसिजन कट। इसको ना एक बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये एक मेरा फोन है, ठीक, इस फोन को जब मैंने खरीदा तो ये फोन सब कुछ मेरे को ठीक लगा खरीदने में, लेकिन जब इस फोन को मैं खरीद के घर लेकर आया ना तो मुझे पता चला इसका कवर जो है ये खराब है। तो अब मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा फोन ही फेंक दूंगा अगर मेरे पास रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं फोन लेकर घर आ गया, लेकिन घर पे आने के बाद पता चला कि भाई कवर खराब है, तो अभी मैं इस फोन को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो ऑप्शन मान के चलते हम नहीं है। तो अब क्या करूं? मैं पूरा फोन फेंक दूं या सिर्फ इस फोन का कवर निकाल के फेंक दूं? तो यस, मैं पूरा फोन फेंकूंगा तो ये किसी भी सेंस में ये विजडम वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात नहीं है, ये बेवकूफी होगी। कवर खराब है तो कवर निकाल के ही फेंको ना, राइट? तो यहां पर आता है द प्रिसिजन कट। सो व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल? जो कॉन्सेप्ट लिखा है यहां पर, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्ट ऑफ अ लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द कोर्ट मस्ट आस्क, शुड द एंटायर लॉ बी डिक्लेयर्ड वॉइड और जस्ट द ऑफेंडिंग पार्ट। तो सिंपली यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है ना, कि मान लेते हैं एक ऐसा कोई लॉ बना, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स मेंशन किए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो कुछ भी यहां पे लिखा है, ये एक लॉ है XYZ, इसको कुछ भी नाम दे दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर 5 प्रोविजंस मेंशन किए गए। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के टाइम पीरियड पे ये पता चलता है कि भाई इसका जो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, इसका ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये किसी तरीके से ये हो गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजंस इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इसको डिक्लेयर कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? वंस अगेन सेम एग्जांपल, फोन खरीद के आए, पता चला कि फोन तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो बैक कवर लिया है वो खराब है। तो पूरा फोन फेंक देंगे या कवर फेंकेंगे? ऑब्वियसली जो खराब एलिमेंट है उसको फेंक दिया जाता है। तो यहां पर भी बस यही लॉजिक है कि अगर एक लॉ है जिसके अंदर 5 पॉइंट्स है, 5 प्रोविजंस हैं, लेकिन 5वां पॉइंट और लेट्स से ये 4था पॉइंट भी, ठीक है, 5वां ही नहीं, हमारा ये 4था पॉइंट भी खराब है, या कह लो चौथे के साथ साथ ये 3रा पॉइंट भी खराब है, या यूं कह लो ये तीसरे के साथ साथ ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये भी खराब है, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, अब ऐसे में क्या किया जाएगा? तो बहुत सिंपल सा एजेंडा है, इन सभी दूसरे, तीसरे, चौथे पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एक जो बचा हुआ जो लॉ है
एक जो बचा हुआ पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 1, सिर्फ इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मान के कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, सो बाकी सभी पॉइंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके हटा दिया गया। ठीक, जैसे कि हमने देखा था क्या कि हमने जब लॉ बनाया तो उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स थे। पता चला कि भाई पॉइंट नंबर 2 3 4 5 खराब है। ठीक, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट करेक्ट है, सिर्फ एक ही प्रोविजन करेक्ट है, वो है प्रोविजन नंबर 1। ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है, जो खराब वाले सेगमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए और जो सही वाले हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। ठीक, अब देखिए द रूल कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 13 इटसेल्फ, इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कैन बी क्लीनली सेपरेटेड फ्रॉम द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देन ऑब्वियसली इट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक, और एनालॉजी के हिसाब से देखिए यहां क्या बोला गया है, जैसे कि द स्वेटर एंड द थ्रेड, इफ one thread is defective, you remove that one single thread only. Do not discard the entire sweater. That is nowhere smartness. That is foolishness if you discard the whole sweater because just one thread is defective, right? So this is where the origin or the concept of doctrine of severability comes in. So यहां पर एक term ध्यान रखिएगा, वो term क्या है? The precision cut. जो खराब है वो निकाल दो, जो सही है उसको कंटिन्यू रखो, right? So this is where the सेवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज राइट। अब चलते हैं आगे, दूसरा वाला आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। यस, वर्ड आप सही समझ रहे हैं। एक्लिप्स मतलब क्या? ग्रहण लगता है ना, या जब शैडो, एक की परछाई दूसरे पे पड़ती है, या जब एक की रोशनी कम पड़ जाती है किसी दूसरे के आगे, यही होता है ना। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लॉज हैं हमारे यहां आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के हैं, या यूं कहो कि आजादी से भी पहले के हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है, अभी तो हमने चेंज किया है, लेकिन आईपीसी या सीआरपीसी 2025 से पहले जो चला आ रहा था वो 1860s का चला आ रहा था। बहुत सारे लेबर लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडिया के भी अंदर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो आजादी से भी पहले के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले के हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ तो यहां पर क्लियरली बताया गया कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज निकल कर आ गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं, सॉरी, ऐसे में बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज निकल कर आ गए जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 किसी ना किसी को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे थे। तो ऐसे में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। दिस इज वेयर द टर्म कम्स इन, द शैडो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं प्री 1950, 1950 ऑनवर्ड्स एंड द पोस्ट अमेंडमेंट। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कोई सा भी ऐसा लॉ है जो अभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से आया है, लेकिन हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को किसी भी तरीके से वायलेट करता है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उस एक पर्टिकुलर लॉ को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, उस एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी को खत्म नहीं किया जाएगा, उस एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट या लॉ को खत्म नहीं किया जाएगा, उसे एक्लिप्स मोड पे डाल दिया जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई इसको तो ठंडे बस्ते में डाल, ठीक, कीप इट इन द कोल्ड स्टोरेज, कि अभी छोड़ दो, जब जरूरत होगी तब निकालना, अभी जाने दो, जब जरूरत होगी तब निकालना, राइट। सो यहां पर भी बस वही कहानी है। तो क्या बोला गया है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ओके, व्हाट इट सेज, the law is not dead, merely eclipsed, it is overshadowed by the fundamental rights। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है लेकिन अब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से वॉयलेट कर रहा है या इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसको कहां डाल दो? उसको एक्लिप्स मोड पर डाल दो। ठीक, और अगर आगे वो इन्फ्रिंज्ड पार्ट, वो इन्फ्रिंज्ड आर्टिकल कभी हटाया जाता है, तो वो जो एक्लिप्स मोड में डाला हुआ जो आर्टिकल है या वो जो एक्लिप्स मोड में डाला हुआ जो लॉ है वो दोबारा से वैलिड और एक्टिव हो जाता है। ओके, सो दिस इज वेयर कम्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने कोई एक लॉ बनाया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो लॉ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इंपैक्ट कर रहा है या हिट कर रहा है, सिंपली वॉयलेट इन्फ्रिंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस लॉ को एक्लिप्स मोड पे डाल देंगे। अब
ये जो इन्फ्रिंज्ड पार्ट था, ये जो हमारा वो वायलेटेड पार्ट था, किसी टाइम पीरियड पर अगर हमने इसको भी हटा दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारा जो एक्लिप्स्ड लॉ है उसको हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स है हमारे पास कुछ, जैसे कि दीपचंद केस ऑफ 1959 और महेंद्र लाल जैन केस ऑफ 1962, ठीक है, जहां पर इनिशियली बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ओके, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे उनको एक्लिप्स मोड पे डाल दिया गया, बाद में रीएक्टिवेट कर दिया गया। दूसरा एक केस है अंबिका मिल्स केस 1974, ओके। So these are the provisions that we need to go ahead and understand doctrine of eclipse. फिर आता है इसके बाद the doctrine of waiver. क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? वेवर का बेसिक डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में? वेवर मतलब टू लीव, टू वेव ऑफ समथिंग, दैट इज टू लीव समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कई चीजों के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपना फंडामेंटल राइट्स भी वेव ऑफ कर सकते हैं कि भाई मुझे कोई राइट्स वाइट्स चाहिए ही नहीं, तुम रखो अपने पास, तुम ले जाओ? क्या ऐसा मुमकिन है? तो जनरली इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये मुमकिन है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ लॉज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? बेसिकली वेवर रेफर्स टू द एक्ट ऑफ वॉलंटरली गिविंग अप द राइट्स, है ना। लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, एन इंडिविजुअल कैन नॉट, लिटरली कैन नॉट वेव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज दैट? द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट merely इंडिविजुअल privileges. What are they? They are public policies and the constitutional architecture as well. So you cannot leave them. It is there for you whether you want it or don't want it. You cannot waive them off, right? Okay. So what is the concept? Waiver, that you can leave off your fundamental rights. But in India, it is not possible. You want it or not, you will have to take it, admit it, accept it. Okay. You want to use it or not, it's up to you. But if you say that I have to waive off these rights, it's not possible. And what is the rationale behind it? What is the reason behind it? What is the logic behind it? It's the very same concept here. Okay. कि fundamental rights ना ये individualistic privileges नहीं होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर है जिसने इस देश को, इस समाज को, इस सिविल सोसाइटी को क्रिएट किया हुआ है। Hence, as a result, there is no concept to waive off. आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां आप वेव ऑफ कर सकते हैं, आप इंग्लैंड में वेव ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते, राइट। सो ये थी हमारी आज की डॉक्ट्रिन्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला था शुरुआत में कि हम आज 3 डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, as well as the doctrine of waiver. Okay everyone, thank you so much for watching. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हमारे जो चैनल के अपडेट्स हैं वो मिलते रहे रेगुलरली और आप कोई भी एक वीडियो हमारा मिस ना करें। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन मुझे सुनने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, कीप स्टडीइंग वेल। जय हिंद, जय भारत।